हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है ब्रूटल ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ यस दी एडवेंचर। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे इस वीडियो में ब्रूटल ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ यस दी एडवेंचर। Wait a minute. Who are you? तो इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट तो डिसेंट है बट इसका ब्रांड तो मैं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो प्रेस और न्यूज़ एजेंसीज हैं उसके जैसा साउंड करने लगूंगा कुछ भी। तो अगर मेरी बात करी जाए तो मुझे बचपन से ही बाइक्स का बहुत शौक रहा है। इनफैक्ट आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा ही रहा है। इस क्रेज़ को जीने का मौका मुझे मिला ईयर 2009 में, जब मेरे पापा ने मुझे चाबी दी बजाज XCD 135 की। हाँ, वो एक कम्यूटर बाइक थी। मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। मुझे आज भी याद है जब हम उस बाइक को लेने गए थे तब उसकी ऑन रोड प्राइस 45,000 थी और वो एक कहने को तो 135 सीसी की बाइक थी, बट उसकी परफॉर्मेंस वाइज वो 100 सीसी की बाइक थी। पर बजाज अपनी किसी बाइक को कम्यूटर मानता ही कहाँ है। आप उनके ऐड उठा के देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि उनके एड्स में कोई भी बाइक हो जब तक उसमें व्हीली, स्टॉपी, बर्नआउट ये सब देखने को ना मिले तब तक उनकी बाइक का ऐड ही नहीं बनता। एक्सीड का भी ऐड कुछ ना कुछ ऐसा ही था। वैसे तो बाइक अच्छी थी, माइलेज बहुत अच्छा देती थी यार, 65+ का, लेकिन जैसा उन्होंने ऐड बनाया था तो मैंने भी उस बाइक को उसी तरीके से चलाना स्टार्ट करा। मतलब स्टॉपी व्हीली तो नहीं, लेकिन तेज़ चलाने की कोशिश, रेड लाइन को टच करने की कोशिश, और उसी चक्कर में कहीं ना कहीं उसका क्लच प्लेट 6 महीने के अंदर अंदर बोल गया। और इस प्राइस ब्रैकेट में उस टाइम पे डिजिटल मीटर मिलना, नेटवर्क सस्पेंशन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बाइक थी। और हाँ, ट्यूबलेस टायर भी थे। ज़िंदगी आसान कर देते हैं ट्यूबलेस टायर। ये जाना मैंने यस दी एडवेंचर लेने के बाद, जिसको बताऊंगा बस मैं थोड़ी देर में। अब बात कर लेते हैं मेरी दूसरी बाइक की, जो कि थी होंडा CB हॉर्नेट, जो कि मैंने परचेज़ करा था 2017 में। ये पहली गाड़ी थी जिसकी RC पे मेरा नाम था। और अगर मैं बात करूँ होंडा CB हॉर्नेट की, तो इसका इंजन जैसे कि होंडा का था तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल था। मतलब चलाने का अलग ही मज़ा आता था। ऐसा लगता था कि एक्टिवा वाली स्मूथनेस है और CBR वाला पिकअप। होंडा की विज़न उसी टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आगे था, क्योंकि तब पूरे इंडिया में BS3 चल रहा था और वो बाइक BS4 थी। अगर मैं उसकी पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ तो I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Just like her. और इसका जो रियर टायर था वो FZ से इंस्पायर्ड था, तो 140 सेक्शन था। हालांकि वो रेडियल नहीं था, लेकिन 140 सेक्शन का टायर टारमैक पर बहुत अच्छी ग्रिप बनाता था। और माइलेज की बात करें तो कहीं ना कहीं 55 का माइलेज वो भी दे ही देती थी, 50-55 का आ जाता था। और वो बाइक मेरी बहुत लंबे टाइम तक फेवरेट रही। मैंने उसको यूज़ भी करा और अराउंड 70,000 किलोमीटर्स मैंने उस पर क्लॉक करा था। थोड़े से अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करी जाए तो जनरली जो बाइक के अंदर मेजर प्रॉब्लम थी वो थी इसका जो फ्यूल टैंक था, वो बहुत ज़्यादा स्कूप्ड अप था। तो अगर आप इसे टूर पे यूज़ करना चाहते हैं या अगर आप पिलियन को साथ लेके चलते हैं तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो ये काफ़ी एक पेनफुल डिसीज़न हो जाता है। आप समझ सकते हैं किस तरह के पेनफुल डिसीज़न की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये 2019 में मैं ठीक ठाक कमाने लगा था और हर मिडिल क्लास लड़के की तरह मेरा भी एक प्लान था कि मुझे भी रॉयल एनफील्ड लेनी है। और रॉयल एनफील्ड का लेने का मेजर कारण था कि टूरिंग के लिए अगर आप जाते हो, अगर आपको टूरिंग करनी है, एक्सप्लोर करना है, तो रॉयल एनफील्ड की बाइक काफ़ी अच्छी होती हैं। फुल मेटल की बॉडी का में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि जब आप उसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं तो उसमें रैटलिंग का साउंड जल्दी नहीं आता है और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं ऐसी बाइक्स पे लगेज लोड करने के लिए। तो मैंने रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 350X से टूरिंग स्टार्ट कर दी थी और मेरे पास में उसका भी मिक्स्ड एक्सपीरियंस है, जो कि बात हम कभी और किसी वीडियो में करेंगे। मेजर चीज़ है रॉयल एनफील्ड की जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही हाई है। तो ये हुई थोड़ी सी मेरे बारे में बातचीत। हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, माफ़ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। एडवेंचर लेने की कहानी भी अपने आप में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ये मैं बात करूँ तो अक्टूबर 2002 में
मैं कश्मीर वैली विज़िट करने गया था, जहाँ पे मैंने रेंट पे हिमालयन ली थी, और मैंने हिमालयन को जब यूज़ करा तो उससे मुझे जो है एक इंटरेस्ट जागा कि एटीवीज़ बाइक जो है इतनी ज़्यादा बड़ी और मस्कुलर क्यों होती हैं, और ये इनका साइज़ जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। इसी चीज़ में ये है कि कई बैकड्रॉप्स हमें झेलने पड़ते हैं, जैसे कि हिमालयन में भी आप देखोगे तो आपको जो है स्पोक व्हील्स मिलते हैं, जो कि ऑफ रोड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अलॉय व्हील्स का जैसे सब बताते हैं कि अगर वो ज़रा सा भी बेंड हो गया तो आपको पूरा का पूरा ही बदलवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें रिपेयरिंग का कोई मेजर स्कोप होता ही नहीं है। लॉन्ग टर्म टूरिंग के लिए फिर मैंने कुछ बाइक्स को शॉर्ट लिस्ट किया। मैं ये जोड़ घटाव गुणा भागाकार कर ही रहा था, तभी एक दिन मुझे जो है सड़क से एक बाइक तेज़ी से दौड़ती हुई नज़र आई। मैंने उसको पहली नज़र में देखा और फिर मुझे पता चला कि ये एसडी की एडवेंचर थी। बाइक को देख के क्यूरियोसिटी आई, मैंने वेबसाइट पे ब्राउज़ करा, थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना, और आप इसकी स्पेसिफिकेशंस ऑन पेपर देखेंगे तो नंबर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आता है 334 सीसी का डियो XC4 वाल्व लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि एक एडवांस इंजन आपको पहली नज़र में लगने लगता है। फिर मैंने इसकी टेस्ट राइड बुक करी, और टेस्ट राइड लेने के बाद ओ बॉय इसका पिकअप वाकई ही बहुत अच्छा था। इस बाइक के पिकअप ने और इसके एग्जॉस्ट नोट ने मेरी थोड़ी सी सोच को बदल दिया, और मैं इसका सेकंड ओपिनियन के लिए दोबारा से मैंने इसकी एक टेस्ट राइड ली, जो कि थी इस बार माइल्ड ऑफ रोड में। बाइक ने वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, और फिर मैंने मन बना लिया कि मुझे अब ये बाइक लेनी है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस बाइक के लिए अट्रैक्ट करी थी वो थी इसका एग्जॉस्ट नोट। इसका एग्जॉस्ट नोट और इसकी जो बिग बाइक वाली फील है वो आपको सड़क पे अननोटिस्ड नहीं होने देगी। जनरली लोग आपको मिलेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी बाइक है। हालांकि ये लोगों को हिमालयन जैसी दिखती है, और पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे ये सामने से काफ़ी हद तक एक्सपल्स जैसी दिखती है। अगर आपको भी ये एक्सपल्स जैसी दिखती है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। कई बार ऐसे भी लोग मिलते थे जो कि पहले से जावा बाइक्स को ओन करते थे, तो जब मैं बाइक को लेने गया था तो मैं एज प्रोडक्ट उसको देख रहा था, पर लोगों से जब मेरा डिस्कशन और बातचीत होती थी तो मुझे पता चला कि ये वाकई बहुत बड़ा ब्रांड था। और फिर मैंने जब इसके बारे में जाना तो यूट्यूब पे मुझे पता चला कि वाकई इसकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा थी, और ये अपने आप का एक टाइम का लेजेंड रहा था। काश क्लासिक लेजेंड ने इस चीज़ को अपने नोटिस में रखा होता और इस प्रोडक्ट पे उस अच्छा काम किया होता, बिकॉज अभी आप देखो तो ये प्रोडक्ट थोड़ा सा ओकेश है, लेकिन ब्रांड का जो है पर्सपेक्टिव वो समझ पाना एट दिस मोमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं जैसे बता रहा था कि पॉजिटिव चीज़ों के बारे में इस बाइक की, तो पहला पॉइंट तो हो गया बाइक का साइज़ और इसका एग्जॉस्ट नोट। दूसरी चीज़ आप नोटिस करोगे, इस बाइक का पिकअप वाकई बहुत अच्छा है। वैसे तो देखा जाए तो इस जो प्राइस सेगमेंट है और इस क्यूबिक कैपेसिटी में नॉर्मली सारी बाइक्स का पिकअप अच्छा ही होता है, लेकिन इतने वेट के साथ और इतनी स्टेबिलिटी के साथ ये बाइक इतना अच्छा पिकअप देती है, वो अपने आप में एक रिमार्केबल चीज़ है। अब मैं तीसरा पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। मतलब मैं नहीं मानता कि इस सेगमेंट में कोई और बाइक है जो इतनी शार्प और प्रिसाइज ब्रेकिंग आपको प्रोवाइड करती है। इस बाइक में वैसे तो इसके ब्रेकिंग मोड्स जो हैं वो 3 कैटेगरी में बाँटे हुए हैं, रेन, ऑफ रोड और रोड। चौथे पॉइंट की बात करी जाए तो इसका मीटर बहुत ही ज़्यादा टेक एडवांस्ड है। दिखने में तो ये किसी एपोक्लिप्स मूवी या वॉर मूवी के जैसे ओल्ड ट्रांजिस्टर जैसा दिखता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है। मैसेज, कॉल और फ़ोन नेटवर्क ये आपको सब कुछ दिखाता है। काश ये फ़ोन की बैटरी भी दिखाता, बट कोई बात नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी इस बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स की। एक जो पॉइंट है वो हो सकता है कि एक डिस्कशन का इशू बन जाए, लेकिन पर्सनली मुझे जो लगता है कि आज के टाइम के अंदर जहाँ इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी हैं और ये बाइक्स इतनी प्रीमियम पड़ रही हैं, ट्यूब टायर होना बाइक के अंदर कहीं ना कहीं एक बैकड्रॉप क्रिएट करता है। हाँ, हर कोई बोलता है कि नहीं ट्यूब टायर बहुत अच्छे होते हैं, स्पोक व्हील में वही चलते हैं, इसलिए आपको इतना तो लेकर चलना होता है। लेकिन सच बताएं, जब आपकी बाइक कहीं किसी दूर टूर पे जाते हैं और गलती से वो पंचर हो जाता है तो सारी की सारी फिलॉसफी एक साइड हो जाती है और आपको समझ में आता है कि नहीं यार, काश इसमें ट्यूबलेस टायर होते तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था जब मैं एक ऋषिकेश की शॉर्ट ट्रिप पे जा रहा था, और सुबह 7 बजे के आसपास मेरी बाइक हरिद्वार से थोड़ा सा पहले पंचर हो जाती है। अब वो ऑफ टाइमिंग की वजह से बहुत जल्दी मुझे जो है किसी भी तरह का पंचर वाला मिला नहीं था, और जब वो बेचारा आया तो वो कहता है कि आपकी बाइक के पिछले पहिए में ABS है, जिसके कारण वो उसको रिपेयर नहीं कर सकता। तो मुझे मैकेनिक के पास बाइक को घसीटते हुए ले जाना पड़ा, उसका पहिया खुलवाना पड़ा, और उसके बाद उसका जो है पंचर जुड़वा के फिर मैं आगे जाके अपनी राइड को कंटिन्यू कर पाया। और फिर मुझे लगा कि नहीं, इस प्रॉब्लम का जो है एक परमानेंट सोल्यूशन मुझे तलाशना होगा।
तो मैंने पहले ट्राई किया जो पंचर रेसिस्टेंट लिक्विड आते हैं, लेकिन सच बताऊं तो वो भी कुछ काम नहीं करते। जैसे ही कील घुसती है हवा निकलनी चालू हो जाती है और हवा इतने प्रेशर से निकलती है कि वो काम नहीं करते। तो प्लीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप पंचर रिपेयर सीलेंट अपनी बाइक में डलवाते हैं तो प्लीज़ उस पर पैसा वेस्ट मत कीजिए, वो किसी काम नहीं आता है। तो मेरा एम कहीं न कहीं अब ये हो ही चुका था कि मुझे बाइक को कि नेक्स्ट ट्रिप ले जाने से पहले इसको किसी न किसी तरीके से पंचर रेजिस्टेंस बनाना है, बिकॉज़ इस बाइक के अंदर मेन स्टैंड भी नहीं आता है। मेन स्टैंड ना होने का कारण जो है बाइक में वो आता है आपका मेजरली बिकॉज़ इसका पीछे का जो चेन स्प्रॉकेट है वो काफ़ी बड़ा है, जो कि बाइक का पिकअप और एक्सेलरेशन में मदद करता है। लेकिन अगर आप इसमें स्टैंड लगाएँगे तो इसका ग्राउंड क्लीयरेंस गिर जाएगा। लेकिन कंपनी ने इसके बारे में पहले भी नहीं सोचा, बिकॉज़ आप अगर इसका शॉकर देखेंगे तो इसका रियर मोनोशॉक जो है विद लिंकेज है, और वो लिंकेज के साथ जो है जो इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 200 mm बोली जाती है, उसको ये कहीं न कहीं डिनाई करता है, क्योंकि इंजन के बेस से वो लिंकेज थोड़ा-सा नीचे है और उसको अगर काउंट किया जाए तो बाइक की मोस्ट प्रोबेबली जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो 160 mm टू 150 mm ही रह जाएगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैंने मतलब नाप के नहीं देखा है, लेकिन ये मेरा एक अजम्पशन है। तो मैंने नेट पे सर्च करना चालू करा कि इस बाइक के टायर्स के लिए क्या किया जा सकता है जिससे ये प्रॉपर ट्यूबलेस हो जाएँ, और मुझे तब एक थॉट जो है एकदम से हिट हुआ कि अगर आप देखते हैं इंडिया में 150 सीसी से नीचे की जितनी भी बाइक्स हैं वो ऑलमोस्ट वो ऑलराउंडर होती हैं। आप उनके अंदर जो है मल्टीपल फैक्टर्स पे काम कर सकते हो, आप सामान भी ढो सकते हो, डेली कम्यूट भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा चला सकते हो। लेकिन इससे ऊपर की सेगमेंट की जितनी भी बाइक्स हैं वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर लेके चलती हैं, और कोई भी बाइक आपके लिए परफेक्ट हो पानी बहुत मुश्किल है। एक परफेक्ट बाइक जो है वो आपकी एक जर्नी की तरह है जिसे ओवर द टाइम आपको मॉडिफिकेशंस के थ्रू करेक्ट करना पड़ता है। मैंने देखा है कई बाइक्स की आपको मिलेगा कि सीट हाइट बहुत ज़्यादा है या उसकी कुशनिंग में दिक्कत है तो आपको सीट नहीं बनवानी पड़ेगी। अगर आपको हैंडल में प्रॉब्लम हो रही है रीच में तो आप इसमें हैंडल राइजर्स लगवा सकते हैं, और इस तरीके से चीज़ें पे काम करना पड़ता है। तो वापस लौट के आते हैं अपनी टायर वाली बात पे। माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो डिस्मोटेक से जब मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वो एक्चुअली, और शायद वो इंडिया में उस टाइम पहले ही थे जो इसके लिए रिम्स बना रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि एसडी एडवेंचर के अंदर जो आपके स्टॉक रिम्स आते हैं वो स्टील रिम्स हैं, जो कि प्रेफर नहीं किए जाते ट्यूबलेस बनाने के लिए, क्योंकि अगर गलती से वो क्रैक हो गए या बेंड हो गए तो सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो मिस कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा वो मुझे महंगा तो पड़ा, लेकिन मैंने जो है एल्यूमिनियम के रिम्स मंगाए। आप अब स्क्रीन पे देख सकते हैं ये शाइनी गोल्डन रिम्स, जो कि इस बाइक का लुक ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, और अब मैं पीस ऑफ माइंड के साथ कहीं भी बाइक को लेकर ट्रैवल कर सकता हूँ। ये वीडियो जब तक मैं बना रहा हूँ तब तक मैंने इन रिम्स के साथ में ऑलमोस्ट 3000 टू 4000 चला ली है बाइक, और अब तक मुझे किसी तरह का कोई भी एयर लीकेज का इशू नहीं आया है। तो ये अपनी जगह काम अच्छा कर रहे हैं। अगर नेगेटिव थिंग्स की अब बात हो ही रही है तो मैं दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो कि है इस इंजन का आरपीएम। वैसे तो ये एक हाई रेविंग इंजन है, लेकिन इस इंजन के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस की है कि अगर आप इसे लो आरपीएम पे रखते हैं तो ये सडनली शट हो जाता है, और इस बाइक की हाइट के कारण जब ये इंजन शट होता है और आप ब्रेक मारते हो तो चांसेस हैं कि ये बाइक आपसे ड्रॉप हो जाएगी। मेरे से तो 2 बार हो गई थी। तो दोनों बार में जो इम्पैक्ट है वो सारा का सारा हैंडल रॉड पे आया था, और 2 बार मैं इसका हैंडल रॉड बदलवा चुका हूँ, और तीसरी बार जो है मुझे बदलवाना पड़ेगा क्योंकि अभी भी ये तिरछा है। इस चीज़ से भी परेशान होकर मैंने जो है सर्च किया और मुझे ऑनलाइन मिला सांस का क्रैश गार्ड, जिसके अंदर आपको स्लाइडर्स मिलते हैं। स्लाइडर्स के कारण जो इम्पैक्ट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, बाइक थोड़ी सी हैवी है, तो अगर आपकी बाइक लेफ्ट हैंड साइड की ओर गिरती है तो चांसेस है कि आप उसे उठा लोगे, लेकिन अगर ये राइट हैंड साइड की तरफ गिरती है तो चांसेस हैं कि आपको किसी न किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो टेक्निक बताई जाती है कि आप अपनी कमर से बाइक उठाने की कोशिश करें, बाइक के साथ कई बार होता है कि आप भी गिर जाते हैं, तो आपके लिए खुद उठना ही बहुत बड़ी बात है, बाइक उठाना तो बाद में सोचा जाता है। अब जैसे कि बात क्रैश गार्ड की छिड़ी गई है, तो क्रैश गार्ड का मैं ये भी बता दूँ कि ये बहुत ही अगली दिखता है। इसका जो वेल्ड है वो आपको अलग से नज़र आते हैं, और जब आप गौर से देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि इस बाइक का जो ये क्रैश गार्ड है ये मिस अलाइंड है। हो ना हो कोई बहुत ही अच्छा गांजा फूक के जो है इसको डिज़ाइन किया था, और उसने इस चीज़ को देखना ज़रूरी भी नहीं समझा कि ये मिसअलाइंड हो रखा है।
ऐसी ही मिसअलाइनमेंट आपको इस बाइक की देखने को मिलती है फुट पैक्स में, जहाँ पे आपका लेफ्ट वाला जो फुट पैक है वो थोड़ा सा नीचे है और राइट वाला फुट पैक थोड़ा सा ऊंचा है। फॉर अ टाइम बिंग धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाती है और आप जो है बाइक के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये आता है कि जब इतना कोई लेजेंडरी ब्रांड है और वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद इतनी माइनर छोटी छोटी चीज़ों को कैसे नज़रअंदाज कर दिया गया। ये तो क्लासिक लेजेंड्स के जो इंजीनियर्स हैं और जो उनके मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही बता सकते हैं। तो अब आते हैं एलिफेंट इन द रूम पे। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ब्रांड एक्सपीरियंस इस बाइक का। जब आप इंडिया में बाइक लेने जाते हैं तो शोरूम वाले आपको दामाद की तरह ट्रीट करते हैं और सर्विस सेंटर वाले घर जमाई जैसे। ऐसे ही कुछ सिनेरियो इनका था। इनकी भी कोई इंडिफरेंट पॉलिसी नहीं थी। जब भी आप सर्विस कराने जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई बार जो है स्पेयर पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। मैकेनिक जो है कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि सारी गलती आप पे ही डाल दी जाए। लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि मैं जैसे बाइक यूज़ कर रहा हूँ और कोई इशू आया तो वो यहाँ तक कह देंगे नहीं आपसे ही कोई गड़बड़ हुई होगी। जैसे कि मैं बताऊं अपनी बाइक में, तो मेरी बाइक के 3 बार डिस्क पैड चेंज हो चुके हैं। उसके बाद भी आप स्क्रीन पे इमेज में देख सकते हैं कि डिस्क प्लेट पे कितनी ज़्यादा लकीरें आ रखी हैं। तो लास्ट टाइम जब बाइक गिरी थी तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैं उनके पास लेके पहुंचा क्योंकि इसके अगले पहिए से कच 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 की आवाज़ आ रही थी और जैसे जैसे आरपीएम बढ़ता था वैसे वैसे वो कच 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 की आवाज़ तेज़ हो जाती थी। तो जब मैं दिखाने को पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बाइक का जो डिस्क प्लेट है वो टेढ़ा हो चुका है। चलो, उन्होंने कहा तो मैं मान लेता हूँ। और ऑनेस्टली मैंने उनको बताया था कि मेरी बाइक में ऑल ऑफ सडन मैंने इंजन शट ऑफ हुआ, मैंने ब्रेक मारा और धीरे धीरे मेरी बाइक धरती को टच कर गई। उस टाइम पे मेरे पास सांस का क्रैश गार्ड नहीं था तो सारा इम्पैक्ट हैंडल रॉड पे आया, लेकिन आई डोंट नो कैसे जो है वो इम्पैक्ट डिस्क तक चला गया। अब सर्विस सेंटर में जब बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं मैकेनिक जो है अपने सीनियर से कहता है ये बाइक ठुकी हुई है और मैं उसकी ऐसी शक्ल देख रहा था कि अबे मैंने तुझे अभी अभी छूटते ही बताया था कि सिर्फ एक ड्रॉप हुआ है, तुम ये बंच ऑफ सीसीज वाला ब्लेम गेम क्यों खेल रहे हो। उनका सीधा होता है हर चीज़ पे आपको ब्लेम कर दो। और जो है इसमें सबसे वर्स्ट पार्ट होता है कि अगर आप थक हार के उनसे कह भी दो कि ठीक है यार जो हुआ सो हुआ, तुम पार्ट चेंज कर दो, उनके पास पार्ट होगा ही नहीं। जैसे कि अभी आप इमेज में देख सकते हो इस बाइक का जो हेडलाइट ग्रिल है ये मैंने अलग से ख़रीदा है बिकॉज मैं उनके पास फॉलोअप लेता रहा 3-4 महीने तक, लेकिन उनके पास ये ग्रिल कभी स्टॉक में आया ही नहीं। तो ये मुझे मजबूरन आफ्टर मार्केट ही लगवाना पड़ा। और छोटे छोटे माइनर इश्यूज़ जो है जैसे कि इंजन हीटिंग वगैरह ये आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप देखोगे जो चीज़ें हैं जो आपके कंसर्न में रहेंगी वो है बाइक का रस्टिंग इशू। हीटिंग के कारण या रस्टिंग के कारण जैसा आप अभी इमेज में देख पा रहे हैं इसका साइलेंसर का जो बेंड पाइप है वहाँ से बिल्कुल ही पेंट जा चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करता हूँ जो इंडिया का सबसे फेवरेट सवाल होता है कितना देती है, तो ARI के फिगर्स को साइड रख दे और यूज़र्स के जो बताते हैं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस अब तक आया है, मैं बाइक को जनरली राइड करता हूँ 80 to 120 के बीच में और मिक्स्ड ट्रैफिक सिचुएशंस में ये बाइक मुझे कहीं ना कहीं 24 से 26 का माइलेज देती है। इसके AFE को बिल्कुल भी कंसीडर मत करना, वो अपने मूड से जो है फिगर्स को चेंज करता रहता है, क्योंकि मैंने उस पर कई बार 36 to 37 के MPL का भी जो है देखा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उससे हटके आती है। अगर आप इसे प्योर हाईवे पे चलाते हैं बिना क्लच यूज़ करके तो शायद ही आपको 28 का माइलेज दे दे, लेकिन जो 30 से 33 बोला जाता है मुझे नहीं लगता कि वो रियल सिनेरियो में किसी भी कंडीशन में आ सकता है अनटिल अनलेस अगर आप इसे 40 पे चलाएं। तो थोड़ा सा ये ब्रांड एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस बाइक के साथ में। मैं फिर से यही चीज़ बोलूँगा कि प्रोडक्ट जो है ओकेश है, आप टेस्ट ड्राइव करके ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए सही रहेगा या आपको थोड़े पैसे डाल के हिमालयन या KTM के लिए जाना चाहिए। आई होप आगे ये चीज़ें सुधरेंगी और आगे जैसे होता है मैं आपके साथ और बाइक्स के जो है रिव्यू शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ press that like button, subscribe to my channel, share this video with your friends who own Java ESD bikes and thanks for watching। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में।